अस्सलामुअलैकुम। तो आज जो है हमने पढ़ना है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है। अच्छा, न्यूटन का जो थर्ड लॉ है हमारे पास, न्यूटन्स थर्ड है ना, तो ये लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है हमारे पास वो एक्शन और रिएक्शन को बताता है। यानी जब आप किसी चीज़ पे फोर्स लगाते हो तो आपका हाथ क्यों ज़ख्मी हो जाता है। वो चीज़ तो आपको पलट के नहीं मार रही है, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों होता है, तो वो चीज़ ये लॉ बताता है। अच्छा, आखिर में मैंने आपको सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चंस भी कराने हैं, तो आपने जो है वीडियो पूरी देखनी है ताकि आपको बात समझ आए। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि नोट्स हमारे बन गए हैं, 200 हमने फ़ीस रखी है PDF की। ठीक है। अच्छा, इस PDF के अंदर आपको, इस नोट्स के अंदर आपको तमाम चैप्टर सॉल्व मिलेंगे, तमाम MCQs, CRQs, ERQs, न्यूमेरिकल्स, क्वेश्चन आंसर, सब चीज़ें इस नोट्स में हमने सॉल्व कर दी हैं। तो इजी पैसा नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, उसी पे आप 200 रुपये ईजी पैसा कर सकते हो और आप अपने नोट्स PDF में ले सकते हो। अच्छा, अब आ जाओ ज़रा हम इसको पढ़ते हैं कि न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है। स्टेटमेंट बहुत वाज़ेह है। हिज थर्ड लॉ स्टेट्स दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी जब आप किसी चीज़ पर फोर्स लगाते हो तो वो चीज़ भी आप पर उतनी ही पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। फॉर एग्जाम्पल, इसको इस तरह समझो, ये एक दीवार है, आपको आ रहा था बहुत ज़्यादा गुस्सा, आप आए और आपने दीवार पे दे के मारा मुक्का। ठीक है। तो आपने लगाई दीवार पर 10 न्यूटन की फोर्स, चलो थोड़ा ज़्यादा गुस्सा आ रहा था ना, तो 100 न्यूटन की फोर्स आपने दीवार पे लगाई। तो दीवार ने क्या किया, दीवार ने भी 100 न्यूटन की फोर्स आपके हाथ पर लगाई। देखो, आपने हाथ से फोर्स लगाई थी ना, तो इसलिए आपके हाथ पे ही फोर्स लगेगी। ऐसा नहीं होगा कि आप फोर्स लगा रहे हो हाथ पर और फोर्स आपको लग रही है पाँव पर। नहीं, आपने लगाई 1000 न्यूटन की फोर्स, 1000 न्यूटन की फोर्स यानी 100 न्यूटन की फोर्स आपने दीवार पे लगाई और दीवार ने वापसी में आपके ऊपर भी 100 न्यूटन की फोर्स लगा दी। तो ये चीज़ होती है एक्शन और रिएक्शन। यानी आपने किया एक्शन और चीज़ ने किया आपके ऊपर रिएक्शन। तो जब भी कहते हैं कि चीज़ों पर हाथ पाँव ना मारें, उससे आपको ही चोट लगती है। क्यों? देखो, ये दीवार 10,000 न्यूटन की फोर्स बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन आपका हाथ सिर्फ 80 न्यूटन की फोर्स बर्दाश्त कर सकता था। दीवार पे आपने मुक्का मारा, दीवार तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपके हाथ से खून निकलने लग गया। ये ब्लू कलर का खून है, ठीक है, ये आपके हाथ से खून निकलने लग गया क्योंकि आप कमज़ोर थे, दीवार कमज़ोर नहीं थी। बात समझ आ गई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। अब देखो यही चीज़ यहाँ पर क्या लिखी हुई है, whenever one object exert a force on a second object, the second object exert an equal and opposite force on the first। यानी जब कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ पे फोर्स लगाएगी तो दूसरी चीज़ भी पहली चीज़ पर उतनी ही फोर्स विथ अपोजिट डायरेक्शन लगाएगी। ठीक है। अच्छा, तो देखो इस चीज़ को मैं थोड़ा ये भी करके एक्सप्लेन कर दूं कि ज़रूरी नहीं है हर बार आपका हाथ ज़ख्मी ही हो। कभी ऐसा हो सकता है कि आपने कम फोर्स लगाई हो, तो जब आप कम फोर्स लगाओगे, फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ये यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ना, तो मैं ये मुक्का मारता हूँ दीवार पे। ठीक है, मुक्का मार रहा हूँ, अब मुझे बिल्कुल हल्का सा दर्द फील हो रहा है, यानी हल्का सा। तो इसका मतलब क्या है कि मैंने ज़्यादा फोर्स नहीं लगाई है, तो इसके दीवार ने भी मुझ पर ज़्यादा रिएक्शन नहीं किया, यानी दीवार ने भी मुझ पर ज़्यादा फोर्स नहीं लगाई। अब आप बोलोगे सर आप फोर्स लगा रहे हो, यानी कैसे पता चलेगा? देखो अब माइक में आवाज़ आएगी, ठीक है, आ रही है। ज़्यादा नहीं मारूंगा वरना मेरा हाथ दर्द कर जाएगा। ठीक है, तो मैं दीवार को मुक्का मार रहा हूँ लेकिन ज़्यादा तेज़ी से नहीं मार रहा, तो इसलिए मेरा हाथ ज़ख्मी नहीं हो रहा। मैंने ये चीज़ नहीं बोली है कि जब भी दीवार पे हाथ मारोगे हाथ ज़ख्मी हो जाएगा। मैंने ये बोला है कि जब बहुत तेज़ हाथ मारोगे दीवार पे तो हाथ ज़ख्मी होगा, यानी बहुत तेज़ फोर्स लगाओगे गुस्से में आकर, जब भी गुस्से का वर्ड इस्तेमाल किया। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा ना देखो, यहाँ पर मैंने आपको पढ़ दिया क्या लिखा हुआ था, चीज़ भी इंक्लूड कर दी। अच्छा, और बाकी चीज़ तो यही लिखी हुई है कि his third law state that for every action there is an equal and opposite reaction। ठीक है। if object A, अब मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ कि ये क्या बात कर रहा है, क्योंकि ये इसी तरह समझाया जाता है। if object A exert a force on object B also exert an equal and opposite force on object A as shown in figure। फिगर 3.1 देखें। ठीक है, फिगर 3.1 देखें, ये आपके पास ऑब्जेक्ट A है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ए जो है वो फोर्स लगाता है किस पर? ऑब्जेक्ट बी पर। तो इन रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट बी भी फोर्स लगा रहा है ऑब्जेक्ट ए पर।
अच्छा, ऑब्जेक्ट ए से जो फोर्स लगी बी पर उसे हम कहेंगे एफ ए बी, यानी ए वाले ऑब्जेक्ट ने बी वाले पे लग गई, और ऑब्जेक्ट बी से जो ए पर फोर्स लगी उसे हम बोलेंगे एफ बी ए, यानी बी वाले ऑब्जेक्ट ने ए पर लगाई। तो दोनों ही फोर्सेस बराबर हैं, मगर डिफरेंस क्या है कि ये वाली फोर्स इस डायरेक्शन में है और ये वाली फोर्स इस डायरेक्शन में है। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, अगर मैं ले लूँ कि एफ ए बी 10 न्यूटन की है, तो एफ बी ए बी आपके पास 10 न्यूटन की ही फोर्स होगी। ठीक है, बात समझ गई ना? ये वही बात है जो दीवार वाली है, लेकिन बस यहाँ पर इन्हें बड़ा बड़ा बॉक्स करके बना दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बॉक्स लिया और एक दूसरा बॉक्स लिया, आपने पहले बॉक्स को दूसरे बॉक्स पे मारा, जब आपने बॉक्स को मारा तो 10 न्यूटन की फोर्स लगाई। आपने देखा कि बॉक्स बी ने भी बॉक्स ए को मारा, उतनी ही फोर्स से मारा मगर अपोजिट डायरेक्शन में मारा। तो ये आपको बात समझ में आ रहा है, ये है ठीक है, आ गई होगी। अच्छा, सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चन मैंने कहा था मैं कराऊंगा। अच्छा, थोड़ा सा और पढ़ देता हूँ। इन अदर वर्ड, फोर्स रिजल्ट फ्रॉम इंटरेक्शन, यानी आप अगर किसी चीज़ पे फोर्स लगाओगे तो वो भी आप पे फोर्स लगाएगी। बाकी भी यही चीज़ इस पर लिखी हुई है। थोड़ा सा मैं और पढ़ देता हूँ। फॉर एवरी फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट देयर इज इक्वल फोर्स एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, वही बात लिखी हुई है। राइट नाउ ग्रेविटी इज पुलिंग डाउन, ग्रेविटी इज पुलिंग यू डाउन इन योर सीट। आप एक सीट पे बैठे हुए हो, शायद अभी आप अपनी टेबल पे बैठकर देख रहे हो, या अपने बेड पर या अपनी ज़मीन पे बैठ के मेरी वीडियो देख रहे होगे, खड़े होगे तो नहीं देख रहे होगे। तो देखो, आप बैठे हुए हो और आप महसूस करोगे ना कि आपका वज़न ज़मीन पे लग रहा है, लेकिन ज़मीन तो नीचे नहीं धंस रही। क्यों? क्योंकि ज़मीन भी आप पर उतनी ही फोर्स दोबारा लगा रही है। तो जिस वजह से आप ना नीचे जा रहे हो ना ऊपर आ रहे हो, एक रेस्ट की कंडीशन में आ गए हो, यानी ग्रेविटी आपको नीचे खींच रही है, लेकिन ज़मीन आप पर उतनी ही फोर्स ऊपर की तरफ लगा रही है जितना आप पे ग्रेविटी नीचे की फोर्स लगा रही है। इसको इस तरह समझो, आपका वेट है 70 किलो और आप एक ज़मीन पे बैठे हुए हो, मेरा वेट 70 kg है, ठीक है। तो 70 kg ग्रेविटी यानी वेट है मेरा, ठीक है। 70 न्यूटन मेरे पास वेट आ गया, क्योंकि वेट का यूनिट kg नहीं होता, न्यूटन होता है। तो जिस ज़मीन पे मैं बैठा हुआ हूँ ना, वो भी 70 न्यूटन का फोर्स मुझ पे लगा रही है, 70 न्यूटन का फोर्स मुझ पे लगा रही है, मगर ऊपर की जो है वो डायरेक्शन में। तो इस तरह की जो फोर्स होती है जो ज़मीन से ऊपर की तरफ लगती है, इसे हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स, यानी ये ऊपर की तरफ लग रही है। और वो फोर्स जो नीचे की तरफ लगती है, यानी ज़मीन की तरफ लगती है, यानी जो फोर्स ज़मीन से ऊपर की तरफ लग रही है वो है नॉर्मल फोर्स, और जो फोर्स ज़मीन पे लग रही है वो है हमारे पास वेट, ठीक है, वेट। तो इस चीज़ को आप हमेशा याद रखना, ठीक है। जो फोर्स ज़मीन आप पे लगा रही है वो है नॉर्मल फोर्स, और जो फोर्स आपका वेट, यानी जो फोर्स आप लगा रहे हो ज़मीन पर, वो है वेट, जो कि ग्रेविटी की वजह से आ रहा है। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि पढ़ लेते हैं। द मोशन ऑफ लिफ्ट फ्रॉम एन एयर फॉइल, द एयर इज डिफ्लेक्टेड डाउनवर्ड बाय द एयर फॉइल एक्शन, एंड इन रिएक्शन द विंग इज पुश्ड अपवर्ड। फॉर एग्जाम्पल, समझ लो कोई एयर फॉइल है, यानी कोई कागज़ है, वो नीचे की तरफ गिरने की कोशिश कर रहा है। तो जो एयर होती है वो उसके ऊपर फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से कागज़ हल्के हल्के नीचे गिरता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैंने आसान करके एक्सप्लेन कर दिया। द मोशन ऑफ अ स्पिनिंग बॉल, आपके पास एक स्पिनिंग बॉल है, यानी एक घूमने वाली बॉल है। द एयर इज डिफ्लेक्टेड टू वन साइड एंड द बॉल रिएक्ट बाय मूविंग इन द अपोजिट, यानी आपके पास एक स्पिनिंग बॉल है, उसके ऊपर फोर्स लग रही है, तो एयर भी उसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, ठीक है। बात समझ आ रही है ना? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ये बॉल है, ये आगे की तरफ फोर्स लगा रही है, यानी आगे की तरफ जाने के लिए फोर्स लगा रही है 10 न्यूटन की। तो एयर के जो आसपास इसके मॉलिक्यूल्स हैं वो भी इसके ऊपर 10 न्यूटन की फोर्स लगाकर इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और एक वक्त ऐसा आएगा कि इसे रोक लेंगे, क्योंकि एयर के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, इसलिए थोड़ी कम फोर्स लगा रहे होते हैं। मतलब लगा तो सेम ही रहे, लेकिन जो है वो टाइम लगता है उन्हें इसे रोकने के लिए। तो यहाँ पर अब देखिए तीसरा पॉइंट आपके पास क्या लिखा हुआ है। द मोशन ऑफ अ जेट इंजन प्रोड्यूस थ्रस्ट एंड हॉट एग्जॉस्टिव गैस फ्लो आउट फ्रॉम द बैक ऑफ द इंजन। अब ये पूरी एक बड़ी कहानी है जो कि मुझे एक्सप्लेन करनी होगी, ज़रा आप इस कहानी को समझो, वरना बात समझ नहीं आएगी।
ये रहा आपके पास एक इंजन, इसको यहाँ बना, बेशक ये एक बिल्कुल छोटा सा पॉइंट है लेकिन एक्सप्लेन करना पड़ेगा मुझे काफ़ी। ये रहा आपके पास एक इंजन, ठीक है, एयरप्लेन का इंजन या किसी भी जेट का इंजन। यहाँ से दाखिल हुई एयर, यहाँ से दाखिल हुई एयर, ठीक है, एयर थी 100%, ठीक है, थी ना 100%, 100% में से 10% एयर इस्तेमाल हुई अंदर जो है वो फ्यूल को जलाने के लिए, ठीक है, फ्यूल को जलाने के लिए 10% एयर अंदर गई फ्यूल जलाने के लिए, क्योंकि देखो आग लगाने के लिए भी आपको ऑक्सीजन चाहिए। तो वो जो एयर अंदर गई 10% उसने अंदर फ्यूल जलाया। फ्यूल जलने की वजह से जो पंखा मौजूद था, जो आपके पास टरबाइन मौजूद थी या जो प्रोपेलर मौजूद था, जो पंखा मौजूद था, इसको ऐसे कर लो, वो चला, ठीक है। फिर उस पंखे ने 90% एयर को पीछे की तरफ फेंका, आगे से लेकर पीछे की तरफ फेंका। कुछ एयर पहले से मौजूद थी, कुछ एयर आप लेकर आ गए। यहाँ पर एक हाई जो है वो डेंसिटी वाला रीजन बन गया, यानी यहाँ पर एयर बहुत ज़्यादा हो गई, ठीक है, एयर यहाँ पर पैदा हो गई। फिर यहाँ पर थ्रस्ट पैदा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एयर की वैल्यू है, यानी जो एयर के पार्टिकल्स की वैल्यू है वो ज़्यादा है, यहाँ पर एयर के पार्टिकल्स की वैल्यू कम है, तो इस वजह से आपका इंजन अब आगे चला जाएगा। बात समझ आ गई कि यहाँ से 90% एयर आपने पीछे की तरफ ले आए इंजन की वजह से, तो जिस वजह से फिर अब आपका यहाँ पर जो रीजन है बहुत ज़्यादा एयर वाला बन गया, यानी गैसेस वाला बन गया, तो अब आपका इंजन आगे चला जाएगा। यही बात यहाँ पे लिखी हुई। अच्छा, यहाँ पर ना ये हॉट गैस का मतलब ये हॉट एग्जॉस्टिव गैस बोल रहे हैं, तो देखो बेशक यहाँ से हॉट गैस निकलती है, लेकिन ये हॉट गैस इंजन को आगे नहीं चलाती। इंजन को जो आगे चला रही होती है वो ये 90% एयर जो इसके अंदर गई थी, जो इससे बाहर निकल कर आई है, वो चलाती है। यहाँ से आने वाली एयर पहले से मौजूद एयर के साथ टकराती है, एक थ्रस्ट पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से इंजन आगे मूव करने लग जाता है। ये बात काफ़ी मुश्किल थी, इसलिए मैंने ज़्यादा डिटेल में जाकर आपको इसे एक्सप्लेन करा, ठीक है। सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, सपोज दैट द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 0, डज दिस मीन दैट देयर आर नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट? नहीं, अगर एक्सेलरेशन 0 है इसका मतलब ये नहीं है कि कोई फोर्स नहीं लग रही, इसका मतलब ये है कि फोर्स तो लग रही है, लेकिन आपस में फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं। कैसे? ये बॉक्स है, ज़मीन पे रखा हुआ है, बेशक इस बॉक्स का कोई वेट होगा जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा, ये ज़मीन भी ऊपर की तरफ एक फ़ोर्स लगा रही होगी। समझ लो अगर ये 10 न्यूटन का वेट नीचे की तरफ है तो 10 न्यूटन की नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ होगी, दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करेंगी, नेट इफेक्ट 0 होगा, एक्सेलरेशन 0 होगी, लेकिन फिर भी फोर्स तो लग रही है ना। तो यहाँ पर यही बात लिखी हुई है, नॉट नेसेसरली एन ऑब्जेक्ट विद 0 एक्सेलरेशन कैन स्टिल हैव फोर्सेस acting on it. If the object is at rest or moving at a constant velocity, the net acting force on it may be 0. बात समझ आ गई ना कि ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में एक दूसरे को ख़त्म कर देती हैं, लेकिन फिर भी फोर्स लग रही थी, इसीलिए एक्सेलरेशन 0 है। इसको आगे और कर लेना, ठीक है। और न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी इसी चीज़ को बताता है। और बॉडी आपके पास रेस्ट में रहेगी, क्यों? क्योंकि न्यूटन के फर्स्ट लॉ ने ये बात कही थी, अनबैलेंस फोर्स उस पर नहीं लग रही है। असल में इतना सब कुछ दिया हुआ है, तो इतनी देर से मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करना ना हर चीज़ को पॉसिबल होता नहीं है। कैन ऑब्जेक्ट विद डिफरेंट मासेस एक्सपीरियंस द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स? बिल्कुल कर सकती हैं सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, बस उसमें आपको जो है वो फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी। व्हेन दे इंटरेक्ट विद ऑन वाई और वाई नॉट, ठीक है। यस, ऑब्जेक्ट विद डिफरेंट मासेस कैन एक्सपीरियंस द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स when they interact if their acceleration are the same। अगर एक्सेलरेशन सेम है तो फिर डिफरेंट मासेस की फोर्स सेम फोर्स एक्सपीरियंस कर सकती हैं। तो इनको लिख लेना आप, ये आपके लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट है। सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स यानी सेम फोर्स हो, जैसे कि एक फोर्स अगर 10 न्यूटन की है तो दूसरी फोर्स भी 10 न्यूटन की होनी चाहिए, तो इसको कहते हैं सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो उम्मीद करता हूँ भाई मुझे आप लोगों को समझाने में काफ़ी मेहनत लगी, लेकिन आपको बात समझ आ गई होगी। नहीं आई हो बात समझ, पूछना, मैं इंशाल्लाह ज़रूर गाइड करूँगा। इस इंजन वाले पार्ट को ज़रूर सही से समझना, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको मैंने ना
एडिट करके डाल रहा हूँ, ठीक है। तो ग्रुप में ऐड हो जाना, ग्रुप की फ़ीस 2000 सालाना है, और गेस्ट पेपर बाय कर लेना, हमने बहुत मेहनत से लिखे हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और अगर चाहो तो नोट्स भी बाय कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।